तो फिर उसके बाद किताबों सबका संग्रह छपा, तो सम्मान दे रहे थे, तो हमें जो सम्मान मिल रहा था वो प्रेम था। ऐसे ऐसे प्रशंसक थे कि वो गाड़ी के साथ दौड़ रहे हैं, क्या नाम, कौन सा शहर है वो, अरे गाड़ी के साथ रोते हुए दौड़ रहे हैं कि हम जा रहे हैं। एक आध बार हवाई जहाज छुड़वा दिया कि यूनिवर्सिटी वाले पीछे पड़े हैं क्या। तो ये स्नेह मिल रहा था, मैं चमत्कृत था, मैं अनभिज्ञ था कि है क्या सब, ये दुनिया कौन सी है। तो कोई, तो आप, हाँ बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, तो जिस समय आपने टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स में थे, उस समय तो आर.के. लक्ष्मण भी थे वहां पर, तो कहीं उनसे मुलाकात कभी होने का अवसर मिला? आर के लक्ष्मण बॉम्बे में थे, मैं दिल्ली में था, जी तो वो तो बॉम्बे में बैठते थे। अब जी। मुलाकात का प्रसंग न छेड़िए, क्या क्या हुआ। एक बार आयोजन हुआ, वो प्रभास जोशी और 3 चीफ मिनिस्टर और आर के लक्ष्मण को शायद पुलिट्जर प्राइज मिला था, उनको सम्मानित करने के लिए दिल्ली में आयोजन हुआ। तो प्रभात जोशी का फोन आया कि आप आएंगे। हमने कहा भाई कार्टूनिस्ट का सम्मान कर रहे हैं तो क्यों नहीं आऊँगा। अब वहाँ गया, वहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक, एक तरीके से मालिक की हैसियत वाले रमेश जैन भी मौजूद थे, सब मौजूद थे। तो कुछ बोलना शुरू किया, जो हिंदी के ही पत्रकार थे, कार्टूनिस्ट थे। उन्होंने हमारे कार्टूनों को नाम तो नहीं लिया, लेकिन बहुत बधेश कर दिया है, भाषा बधेश कर दी, करेक्टर बधेश कर दिए। तब उसी बोलते रहे, तो मैं कुछ नाराजगी आ गई। मैंने कहा कि कौन से जो, कार्टूनिस्ट थे सर, वो नाम तो बताइए। नहीं नाम नहीं बताएंगे यार। तो ये भी यार ये प्रसंग छेड़ दिया, पता नहीं बताना चाहिए तो नहीं बताना चाहिए। तो हमने कहा कि भाई ये जो हिंदी कार्टूनिस्ट होता है वो समाज में होता है, रहता है, और अंग्रेजी के कार्टूनिस्टों के केबिन होते हैं, और वो उनको आमना सामना एक विशेष वर्ग में ही होता है। जो कैरेक्टर भी ऐसे होते हैं कि जो मध्यम वर्ग और उसमें एलीट को रुचिकर लगे, लेकिन हमारे कैरेक्टर एलीट वर्ग के नहीं है, एक सामान्य, बहुत घोरतम सामान्य स्थितियों के हैं, और वो अपना व्यूज रखते हैं। और अगर चुनाव है तो पूरी सख्ती से चुनाव में शामिल होते हैं, वोट देने जाते हैं, मार खाता है, लड़ता है और जवाब देता है और अपने तर्क वितर्क रखता है उससे। अब वो दिक्कत है आपको शायद विज्ञापन दाताओं से आती रही हो कि उसको, मतलब ये क्या, गांव का आदमी, फकीर सा आदमी और जमादारीन और ये तमाम मध्यम वर्ग के बीच कैरेक्टर्स होते थे। तो ये हमने कहा उससे कार्टूनिस्ट को लेना देना नहीं है, कार्टूनिस्ट को बात रखनी है। मंडल आयोग के बारे में शायद उतनी जानकारी इतर कार्टूनिस्ट जो एलीट वर्ग को या अंग्रेजी से संबद्ध हैं, तो उनको उसकी गहराई पता नहीं है। और हमारा कार्टूनी बंसीलाल जी बैठे हुए, 2-3 वहाँ के भी चीफ मिनिस्टर थे, हरियाणा के थे, और वो क्या नाम, अरे पहाड़, वो अभी यही मेमोरी हमारी बहुत गड़बड़ हो गई। वो हिमाचल, तो 2-3 चीफ मिनिस्टर थे और थे। हमने कहा इन लोगों का आगे हिंदी का अखबार जो अपनी देशज भाषा में और बात करता है उसको, हाँ हाँ बढ़िया है वह किनारे रख दिया, किनारे नहीं रख पाते, दिक्कत ये आती है। और तमाम चीजें जो हैं
और उसका खामियाजा भी भुगता कि हमने कार्टूनों का वो जो उसका रवैया बदल दिया। कार्टून खाली हे करने के लिए, हा करने के लिए नहीं, हा करना तो उसका एक साथ मौलिक चीज है, लेकिन उससे बात कुछ कही है। अगर बात कुछ नहीं कही तो लोग आदत पड़ गई थी, खा का कार्टून देखेंगे तो इसीलिए देखेंगे, बात कही गई, और कही गई तो इस तरीके से कही गई उसका रिपरकशन किसी के ऊपर ना हो सके, और जो कर उस पर एक्शन ले या कोई प्रतिक्रिया दे वो खुद फंस जाए। तो होता यह था कि जिसके ऊपर बनाया गया वो भी हंसने के लिए बाध्य हो जाता। और उसके बाद अपने मन में रखिए, एक कचवट पैदा कर देना मंतव्य रहता था कि अंदर ये भी तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी मजबूरी है। नेचुरली कोई एमपी बन के आता है तो कम से कम 10-12 लाख लोगों को मोबिलाइज करके आता है। एमएलए भी हुआ तो 2-4 लाख आदमियों को अपने, चाहे वो गलत बेवकूफ बना के करे, चाहे फ्रॉड दिखा के करे, या झूठे आश्वासन दे के, लालच दे के, लेकिन वो मोबिलाइज तो कर लेता है आपसे हर तरह के सहयोग है। आपको एक छोटा सा प्लेटफॉर्म चलाना है, इसके लिए सर्केबल होना पड़ेगा। तो हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करने के तो गाली देना है तो गाली दे दो, कार्टूनिस्ट के काम गाली देना नहीं, न संपादकीय लिखना है कि जो पूरे आधा पेज आपने जगह घेरी और बात उतनी ही कही जो कार्टूनिस्ट एक लाइन में, 2 लाइन में या बगैर लाइन के कह देता है, जो जलोटा जी बना देते हैं। तो इसलिए बड़ा कठिन काम है और बहुत जटिल काम है, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए। तो हमारे कोई सम्मान चाहिए था, न अर्थ चाहिए था। अर्थ तो नौकरी छोड़ के आया था मैं, और शायद वो नौकरी ज्यादा बेहतर होती है, अब हिसाब लगाता हूँ मैं। लेकिन हमें अपने को हमें ये सुख मिलता था कि हमने कहा, उसका असर पड़ता है, लोग प्रभावित होते हैं। वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हाउस रहा हो, चाहे वो वहां पे भी जिक्र होता था, वहां पे भी सावधानी बरती जाती थी। एक आध बार गया हूँ तो वहां पे भी जो कार्टून बनाया, तो अब एक मंत्री थे, उनको आना था हमारे लड़के की शादी में, अब नहीं सम्मान किया था तो वो मौजूद थे। अब उसी दिन हमारा कार्टून बना चुका था, वो गया तो कहने देखो इनको सम्मान करके किया, अपने किसी चमचे से कहा होगा कि देखो इनका सम्मान किया है कल, आज हमारे सामने। तो वो हमारा एक दिन अगर बगैर कुछ कहे चला गया तो लोगों को अब लगते थे कि या तो निकाले गए या फिर लगता था कि चुप गए। तो 2-3 दिन का नागा भी बहुत मतलब कठिन पड़ता था, बहुत महंगा पड़ता था। तो अब दिक्कत ये आ गई तमाम कार्टूनिस्टों के लिए, वो मजबूरी सी हो गई। अब तमाम अंग्रेजी के बड़े कार्टूनिस्ट आखिरी पेज पे स्थितियां हुई कि एक अंग्रेजी बड़े कार्टूनिस्ट ने आखिर में ये मीटिंग के बाद शायद ये कह दिया कि जहां पे वो नजरिया जा रहा मेरा कार्टून हो जाए। अब हमसे वो खैर टालते रहे टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह, लेकिन फिर यहाँ तक सुनने में आया कि वो धमकी देना चाहते हैं, दे रहे थे कि रिजाइन करो। तो हमसे कहा गया, हमने कहा देखो हमें कार्टून, वो मेरा नजरिया कार्टून मेरा नहीं है, लाखों पाठकों का है, और उनके हम कहीं से उठा के वहां से हटा दें तो उनका अपमान भी है और उनके साथ धोखा भी है। और कोई कार्टूनिस्ट वहां पे लालायित है और आपकी मजबूरी है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं अब कार्टून नजरिया बनाऊंगा नहीं। फिर 2 साल नहीं बनाया मैंने, हालांकि एक्सटेंशन भी दिया उन्होंने, लेकिन कार्टून नजरिया नहीं बनाया। बड़ा कार्टून बनाते रहे, अपना काम चलाते रहे। हमारे लिए जीवन मरण का या रोजी रोटी का सवाल नहीं था, हमारे लिए अभिव्यक्ति का सवाल। तो ये अभिव्यक्ति के लड़ने के लिए अब ये जो लड़ता रहा भाई, लेकिन अब हर कार्टूनिस्ट लड़ पाएगा ऐसा नहीं, क्योंकि हम एक एक चीज
अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी और साधन भी बनाए, उतना साधन की रोजी रोटी परिवार पालन कर साहब सके। आपका एक वीडियो मैंने जो आपने मुझे शेयर किया, जी ये कार्टून का ये वाला है सर। अब यहाँ दिक्कत हमारे में कोई बिल्कुल बंद पड़ा है और छूट छेड़ते हैं नहीं। चलो देखेंगे इसमें। हाँ नहीं, बोलिए। ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। श्याम जी, मैं वो वीडियो अगर होगा तो मैं जोड़ दूंगा, मुझे भेज दीजिए, मैं एडिटिंग में उसको मैंने जोड़ भेज दिया सर आपको सारा जो कुछ फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो मैं आगे चलूं, कुछ और एक दो प्रश्न है पूछूं? अरे यार वो हमसे इतना बुलवा रहा है तो हम आपको सुनना चाहते थे वो। वो तो मेरे लिए तो अलग करते हैं प्रोग्राम, ये तो आपके लिए है क्योंकि आप पहली बार आए हैं दिनमान में, इसके लिए है ये। दिनमान में पहली बार नहीं, मैंने बता तो दिया कि 55 साल पहले भी दिनमान में था। बिल्कुल, और उसी लिए, क्योंकि वो दिनमान मैं भी पढ़ता था। वो तो तब पढ़ते रघुवीर नहीं थे तो यहाँ साहब तक पहुँचते नहीं। जी वो अगर जी, दिनमान में पढ़ते होते तो यहाँ तक पहुँचते नहीं। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि देखिए मैं महाराष्ट्र से हूँ और दिनमान पत्रिका तो बिल्कुल एकदम मतलब फराटेदार हिंदी में हुआ करती थी, लेकिन हमारे घर में आया करती थी वो पत्रिका। तो देखिए हिंदी का प्रभाव अब महाराष्ट्र में भी। महाराष्ट्र तो कार्टूनिस्टों का घर रहा है। बिल्कुल तो सही। एक दिग्गज लोग वहाँ पैदा हुए। जी जी तो शासन भी किया वहाँ कार्टूनिस्टों ने। जी जी महाराष्ट्र के कार्टूनिस्ट सबसे सफल कार्टूनिस्ट हैं। जी। तो ऐसे और अभी राज कार्टूनिस्ट ठाकरे जैसे भी कार्टूनिस्ट आपके है। आपके समय में, तो जैसे आपने कार्टून बनाना शुरू किया तो आप जी कार्टून देखते भी होंगे कि इनके कार्टून अच्छे, जैसे आपने कहा कि डेविड लो वगैरह, तो उनके कार्टून देखने को मिलते थे कभी आपको? अरे वो साधन कहाँ थे, गांव में थे बेटा। तो हम्म वो जो पत्रिकाएं छाप देती थी अपने समय की, हिंदू पंच वगैरह, अब वो हम्म बेचारे जितने साधन थे उसमें तो वो देख लेता था। वो तो अब उसके बाद फिर जब दिल्ली आ गया तो तमाम कार्टूनिस्टों कार्टून मैगजीन्स ढूंढता था। और अब एक जेम्स थर्बर का कार्टूनिस्ट, वो जी अच्छे पत्रकार थे, जी बहुत जी बड़े पत्रकार थे। जी, वो लेखक भी थे। अंततः उनको आंखों से दिखाए, लेकिन वो उनकी लाइनें बच्चों की सी लाइनें होती थी। जी जी बिल्कुल। और मतलब वो कहते थे भी आप ये कार्टून देख रहे हैं, आपका बच्चा इससे ज्यादा अच्छा बना सकता है। जी लेकिन उनमें अधिक सम्मोहन था। जी इसी तरह एक कार्टूनिस्ट थे, तब कैरेक्टर्स होते थे मिकी माउस, स्कूबी डू, बग बनी, पापेई वगैरह, ये सब तो आते रहे हैं। जी। फ्रेड बैसेट था विली ग्राहम का, अच्छा। और वो कुत्ते को इन्होंने बनाया था। अब जैसे मिकी माउस वगैरह, ये डोनाल्ड डक, ये इनके वॉल्ट जो डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी के हम्म। ये कैरेक्टर्स थे तो ह्यूमनाइज कर देते थे उनको। जी उनका जो फ्रेड बैसेट था विली ग्राहम का, वो ह्यूमन को उसी कुत्ते की सीमाओं में डाल देते थे। अब अच्छा। कुत्ता बोल तो सकता नहीं है, तो जी सोच तो सकता है। जी तो अब वो कुत्ता सोचता हुआ रहे, तमाम चीजें उन्होंने इतनी बारीकी से, कभी मिल जाए किताब, वो इंटरनेट पे तो सब कुछ उपलब्ध है। ढूंढ लेते हैं, आप ढूंढ देखिए लेते वो हैं। जी। कुत्ता सब, कुत्ते के माध्यम से सब कुछ अभिव्यक्त कर देते हैं, लेकिन कुत्ते की सीमाओं में। कुत्ता अगर वो होते तो क्या करते, हम्म ऐसा सोच सकते हैं। एक छोटी सी फ्रेड बैसेट था, थुलथुला होता है कुत्ता, फ्रेड बैसेट कुत्ता। तो वो एक छोटा सा कुत्ता पिल्ला, उसको उसकी वजह से मतलब जा रहा है, फिर 3 स्टेप वो कॉलम स्ट्रिप, कार्टून स्ट्रिप होती थी, हम्म जा रहा है, फिर उसको देखा खड़ा हुआ, चिंता, और फिर रास्ता बदल लेना ज्यादा बेहतर, लौट जाता है। मतलब उलझने से बेहतर है कि ये छोटा नीच नीच से मुंह न लगना चाहिए, ये एक अभिव्यक्ति। तो करेक्टर्स कुछ भी अभिव्यक्ति के लिए कोई भी माध्यम चुना जाए, तमाम कार्टून विज्ञान जीवन समाज का। अब ये तमाम ये यूरेशिया के कंट्री थे, वहाँ कुछ कार्टूनिस्ट
कार्टून की बहुत ज्यादा विविधता दिखाई पड़ती थी। तो ये देखता काक था नाम, सब। काक नाम आपने कैसे चुना? काक नाम कब आया कार्टून्स के हाँ, अंदर? ये बात तो मैं भी पूछना चाहूंगा। हाँ, अब ये तो बहुत बार बोल चुका हूँ। काक काक कौवा होता है, काला कौवा, लेकिन कितना चमकता हुआ उसका व्यक्तित्व होता है। सफा सबसे सब सारी गंदगी खाता है, लेकिन अपने को साफ सुथरा रखने के लिए कितना हरदम उसकी चोंच चलती रहती है, कहीं शरीर में कुछ चिपका न रहे। काक हर जगह मौजूद है, कन्याकुमारी से लेकर पहाड़ तक, हिमालय तक। काक की मौजूदगी जिंदगी की मौजूदगी है। कौवा बोल रहा है तो अगर समुद्र में भटका हुआ जहाज है तो उसको लगता है कि कौवा है, यहाँ पे जीवन होगा कहीं आसपास। काकई निष्कुशतम सभी का, वाल्मीकि की परिकल्पना है कि मोक्ष का सबसे बड़ा साधन क्या हो सकता है। तो वो कहते हैं कि काकई निष्कुशतम सभी कवलितम, गंगा के किनारे पड़ा हूँ और काक कौवे जो है मैं निष्कुशित नोच कर खा रहे हूँ, या कुत्ते कौर बना रहे हैं। इससे बढ़ के हमारी अब वो मुक्ति का साधन नहीं हो सकता है। एक उपन्यास था काक, उसका हीरो था के.एम. मुंशी का, पाटन के नाथ के नाम से हिंदी में प्रकाशित हुआ था विज्ञापन। तो एक सामान्य ब्राह्मण घर का एक बहुत ही निर्धन परिवार से निकला हुआ व्यक्ति था, फिर वो महाअमात्य तक बनता है। तो उसके कैरेक्टराइज इम्प्रेस किया था, कुछ वो भी एक धारणा थी। फिर काक एक व्यंग्य के लिहाज से भी काक दृष्टि। तो ये सब कारण है। कौवा जब छत आंगन में छज्जे में बोलता था तो लगता था कोई आने वाला है, और श्राद्ध के बाद जो कौर दिया जाता है, कौवे को सबसे पहले खिलाया जाता है। तो यही सब चीजें कारण हैं। तो कोई आपत्ति, फिर हमने कहा कोई अपने को हंस लिख दे, तो लोगों को आपत्ति हुई, आप किस कोने से हंस हैं? तो मैं जैसा था वैसा नाम रख दिया। बहुत बढ़िया। अब एक सवाल है, मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप उस समय की भी राजकीय और सामाजिक सब चीजें हम देखते थे, कार्टून अरे बनाते भैया, थे। ये दिखा कर कैसे पाओगे इतना सब? हाँ चलिए हाँ, दिखाएंगे, बोलिए। उसको पार्ट में करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग आप देखने को भी उत्सुक होंगे, मैं ये भी कह सकता हूँ कागजी आपको जरूर, क्योंकि आपसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक भी होंगे, और जैसा मैं हूँ। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे उस समय हमें कार्टून बनाते थे, उस समय की आर्थिक सामाजिक राजकीय परिस्थितियों के ऊपर, और आज जो हम देख रहे हैं, तो आज आपको ऐसे नहीं लगता कि उस समय जो परिस्थिति थी वो तो हमको भटका गए हैं पूरा, वो पूरा इतना भटका हुआ भारत था कि आज जो हमारे सामने जो हम प्रश्न देख रहे हैं वो उस समय के, उस काल के, मतलब क्या सकते हैं, उसका निचोड़ है कि उस समय जो प्रश्न, जो जिसका समाधान नहीं ढूंढा गया, या जो प्रश्न सामने नहीं आए, वो ही अकराल विकराल रूप प्राप्त करके आज आए हैं, और उस समय उसको दबा दिया था पूरा। आपकी ऐसा है? सही दृष्टि है, सही तरीके से देख रहे हैं। कोई ये अकस्मात कोई चीज नहीं आ जाती है, कंटिन्यूएशन होता है। जी तमाम जो उपेक्षाएं हुई वर्ग विशेष की, एक जी सतत प्रक्रिया होती सारे समाज को ध्यान में रख के। जी तो लेकिन ये जातिवाद, ये सब उसी के परिणाम हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा समाज, इसके लिए कोई खाली पॉलिटिशियंस को आप दोषी नहीं समझा कर सकते, लेकिन पॉलिटिशियंस का दायित्व ज्यादा था घर भर को कैसे समुचित ढंग से, ये नहीं कुछ विशेष वर्ग पकड़ लिया और उस राजनीति शुरू से होती रही कि एक 2-3
वर्ग पकड़ के अपना राजनीति चलती रही कि क्या जरूरत है वो पठान आगे हस्तक्षेप करने के। तुम इतने ले जाओ वोट, हमको इतना यहाँ मिल जाए, तुम अब प्रोविंस में राज कर लो, हम केंद्र में राज करने चलो, ये सब कुछ अवॉइड करो। तो ये कोई अकस्मात नहीं पैदा हुआ, तो एक सतत प्रक्रिया है। वो कार्टूनिस्ट को भी फेस करना पड़ा, जो उन दिनों जो समस्याएं थी, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाए हुए थे। आज जो है आपकी अभिव्यक्ति आज़ादी मिल भी जाए तो दूसरे तरीके से आपको अपनी घर परिवार को चलाना है और सुरक्षा रखनी है, अपनी सुरक्षा रखनी है, वो सब खतरे में। तो कार्टून तो हर उसमें अपने को सरवाइव करने का, अपने के रिलेवेंस बनाए रखने का दायित्व कार्टूनिस्ट होता है। आपके लिए समाज तो एकदम नहीं बदल सकता है, आप समाज के बदलने में घटक हो सकते हैं और अपना योगदान कर सकते हैं। परिवेश बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन परिवेश के अनुरूप अपने को ढाल सकते हैं। तो जिस मोहल्ले में रहना है उसमें हर तरीके का आदमी रहता है। आप अपने को किस तरह बचा के चलें और किस तरह अपने को प्रासंगिक बनाए रखें, ये हर युग में आपको ढूंढना पड़ेगा। जी, जैसा कि मैं विचार करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि जिस समय मैंने कार्टून बनाना शुरू किया वो 75 साल था, और 75 साल के बाद 75 के बाद, इमरजेंसी के बाद, जी और जब जनता पार्टी टूटी, तो जी उस टाइम मधु लिमय और इन लोगों ने जो दुहेरी सदस्यत्व कि आप जनता पार्टी के और आरएसएस के सदस्य एक साथ नहीं हो सकते, इस बात के ऊपर पूरा गवर्नमेंट उन्होंने गिरा दिया। तो आज मैं जब सोचता हूं इन सब के बारे में तो मुझे हंसी आती है कि उस समय लोगों का क्या दिमाग रहेगा और क्या सोचते होंगे कि ये चीज कोई गवर्नमेंट इतनी चीजों के साथ पूरा देश लड़ रहा है कि एक साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था की जिसको जो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है, लूटपाट चल रही है पूरी, क्योंकि आज दिख रहा है पूरा कि लूटपाट तो बिल्कुल 50 से ही शुरू हो गया था। 3-4 साल के बाद, स्वतंत्रता के 3-4 साल के बाद ही लूटपाट शुरू हो गई थी। और उस समय हमारे नेता क्या कर रहे हैं कि दुहेरी सदस्यत्व नहीं होना चाहिए, इसको लेके गवर्नमेंट को गिरा रहे हैं। और हम सब लोग उसके अंदर इतने मशगूल थे कि हाँ ये तो तत्व का मामला है, ये तो प्रिंसिपल इशू है, और इन सब, तो ये सब चीजें जो उस समय इतनी महत्वपूर्ण लगती थी, आज उनको मतलब आज उनके बारे में सोच के हंसी आती है और गुस्सा भी आता है कि कितने साल हमने गंवा दिए ऐसी चीजों में, और इसके ऊपर हम कार्टून बनाते थे। आज ये सोच के बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। अब ये चीजें सब वो उपस्थित थी। अभी एक कार्टून, वो अटल बिहारी बैठे हुए हैं और पता नहीं कौन था, कितने एमपी लाने होंगे, मतलब तभी ये एक सरसरी तौर से आंखों से अभी याद आया, आपने जिक्र किया। तो ये कोई ये उनकी अपनी मजबूरियां भी हैं और उनको राजनीति में रहना है, तो हर तरीके का रास्ता अपनाते गए। आज भी वही है, पहले भी वही था। तो कार्टूनिस्ट रिएक्ट ही कर सकता है, और सवाल है ना, कार्टून आप रिएक्ट करें, कोई अखबारों की हिम्मत नहीं है कि अखबार छाप सकें वो कार्टून। नहीं, वो तो चला गया, वो तो समय चला ही गया, तो नहीं करेंगे। हाँ, तो वो समय बनाने में खप गया मैं कि भाई नहीं, तुम छापो, डरने की जरूरत नहीं है। अब उनकी भी मजबूरी हो जाती थी। जब जनसत्ता में आने के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ ऑल ओवर इंडिया, कम से कम हिंदी भाषी क्षेत्रों में, नहीं कर अंग्रेजी अखबार के कार्टून भी चले गए थे, आखिरी पेज में छपने लगे थे। बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं जनसत्ता में बैठा तो
एक धमक पैदा हुई कि हाँ नहीं, कार्टून माध्यम से तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। और वह कंटिन्यूएशन, अब उसको दिक्कत ये थी कि नवभारत टाइम्स के लिए डर था कि संपर्क किया जा रहा था हमसे कि आ जाइए इधर, तब उनको जरूरत पड़ने की समझ लो कि कितना थ्रस्ट रहा होगा कि नवभारत टाइम्स को जरूरत पड़ी कि ये कार्टून ऐसे छापे जाए। तो बड़ा दुस्साध्य कार्य था कि बात कही जाए और दूसरे को हजम हो जाए। इसके माने नहीं कि बहुत ढीले ढाले बात कही जाए, लेकिन तर्क सम्मत बात कही जाए। तो वो भाई अब एक चुनाव का खर्चा इतना होता है कि बगैर बेईमानी किए आप चुनाव लड़ नहीं सकते। पैसा कहाँ से आपके पास होगा? कभी दीवारों में जब तक नोटें नहीं कहीं चुनी हुई रखी होंगी मौके पर निकालने के लिए, तब तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। फिर इलेक्शन लड़के पहुंचा कौन? ये जो सब कुछ लूट के अपने कब्जे में, अब हर एक नहीं, लेकिन जो मजबूरी होती है, इसको पैसे की जरूरत होती है, और जब पहुंचता है तो अरबों रुपया सामने एक हस्ताक्षर में मिल जाना है, इधर से उधर हो जाना है। तो उसमें का सोचता है कि अगर 1% भी इसका हम कर दें तो क्या है, कौन। तो ये सब चीजें दिक्कतें हैं, ये हर व्यवस्था में रहेंगी, लेकिन सशक्त लोकतंत्र एक ही तरीका है। लेकिन काक साहब, बीच में रोक के मैं एक बात कहूंगा कि आज पॉलिटिकल पार्टीज अरबों रुपया खर्च कर रही है सिर्फ अपनी छवि को सुधारने के लिए। अभी ये राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, मैं नहीं समझता इसमें कोई ये फ्री में हो रही है, इसमें करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा है एक सिर्फ छवि निर्माण के लिए। और उसमें निकल के क्या आ रहा है? छवि क्या निकल के आ रही है? अब ये सब उनके भैया सोचने की बात है। नहीं, छवि सोचने की बात नहीं सर, ये हम लोगों के सोचने की बात है। ये हाँ, हम लोगों के सोचने की बात है कि हम लोग जिनको नेता समझते हैं, वोट देते हैं, वो लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, उनकी मानसिकता क्या है, क्या वो वाकई में कुछ हमारे पे शासन करने लायक भी हैं या नहीं है। अभी तक 40 बार उसको लॉन्च किया जा चुका है। वो मूर्ख जैसी, वो बच्चों से भी बदतर और गधों जैसी बात करता है, लेकिन उसको छोड़ नहीं रहा है ये पार्टी। उसको बार 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 उसको लॉन्च किए जा रहे हैं, पैसे लगाए जा रहे हैं करोड़ों, और मैं तो कह रहा हूँ अरबों रुपए खर्च किए उसके ऊपर। लेकिन इस आदमी के अंदर ही अब कुछ नहीं है, और ये मस्खरा ही है पूरा, मतलब जोकर ही है। तो अब क्या करेंगे मिलिंद जी, जोकर मैं को? यहाँ पे एक कार्टून दिखाना चाहूंगा आपको कि जी इस भारत यात्रा के बाद में क्या परिदृश्य होगा। जी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जो मैं तो होने सोच रहा वाला हूँ है, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस के अंदर चलेगा कि इसको लाओ, प्रियंका को लाओ, क्योंकि ये आदमी उठने वाला नहीं है। अब वो फिर से शुरू करेंगे, प्रियंका को लाओ। नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक कार्टून। प्रियंका तो खैर क्या आएंगी, वो तो उनके पास भाई तो दो ही, देखिए पर्याय कितने हैं, पर्याय दो ही है, या तो राहुल या तो प्रियंका। नहीं, वो जब तक पता नहीं कहाँ 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 पॉलिटिक्स पहुंच चुकी होगी, जब तक हम लोग इतनी बार चल रही। बेसिकली कुल मिला के राहुल गांधी के चुटकुले जरूर मशहूर हो जाए। जी वो तो हो गए, और तो वो तो सुन सुन के लोग भी पक गए। वो बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा कार्टून बना है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में लोग इसको याद रखेंगे, ये एक जी हिस्ट्री बन जाएगी सर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा बना है कार्टून, बहुत अच्छा बना है। मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ। आपको तो ये तो भेज देंगे, श्याम जी उनको भेज दीजिए, कागजी को। मैं आपको जरूर अच्छा दिखाऊंगा सर ये श्याम जी, कार्टून। वैसे वैसे तो मैं सवाल तो बहुत सारे हैं, और हमका प्रोग्राम भी हमारा लंबा है, लेकिन श्याम जी आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं काक साहब से ये एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि एक चीज जो मेरे और काक साहब के बीच में है वो है कानपुर। काक साहब, आज
मैं आपसे एक सवाल कानपुर पूछना कहाँ बीच में कहाँ कब्जा कर लिया है जाके तुमने? नहीं, मेरा कहने का देखिए ये स्टाइल है, ये स्टाइल है कानपुर में बात, कानपुर के लोगों का बात करने का जो ढंग, वहां पे हाँ अपने भाई आप में पटेल, एक आम आदमी में सटायर है। मैं ये बात मानता हूं कि कानपुर के आम आदमी में जितना सटायर है उतना मेरे को नहीं लगता कि हिंदुस्तान के किसी शहर में होगा। अब जैसे जिस तरह से काक साहब ने बात करी है, मैं अपने लोग, अपने आसपास जो लोग होते हैं वो भी इसी तरह का जवाब देते हैं। भाई मैं अब कानपुर में रहने लगा हूँ तो देखो उन्होंने यही बोल दिया कि भाई कानपुर में। भैया लेकिन ये मैंने जवाब नहीं दिया, मेरे अंदर का कानपुर ने बोल दिया है भैया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूँ सर, आप अभी भी कानपुर से जुड़े हुए हैं, आपका मन कानपुर की उन गलियों में घूमने को मन करता है कि नहीं करता? हाँ, वो वहीं से तमाम चीजें जो हैं अंदर से प्रस्फुटित हुई और हमने परोस दिया सबको, भैया देखो ये लोगों को अच्छा लगा तो ठीक है। क्योंकि मैंने ये फील किया कि भाई मैं कानपुर 10 साल से ज्यादा हो गए मुझे कानपुर में रहते हुए, और चूंकि मैं दामाद यहाँ पे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आता जाता तो रहा ही था। भाई मेरे ससुर साहब यहीं के थे कानपुर के, तो मेरा आना जाना था। और हमारे ससुर साहब की बोलने की शैली बिल्कुल काक साहब जैसी थी, हूबहू। इसी अंदाज में बोलते। कानपुर की एक शैली होती है बोलने की, वैसे तो हिंदी तभी तो तुमको चांस मिला, नहीं तो नहीं तो कौन पूछता? कानपुर में, अच्छा एक जैसे आप आर्टिस्ट को कहते कौन हैं, पूछता? आप जैसे कानपुर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो इतने सालों के बावजूद भी कानपुर ने अभी भी बचा के रखी है। कानपुर की जो पुरानी धरोहर और संस्कृतियां हैं वो पुराने लोगों में आज भी, और पुराने मोहल्ले आज भी, जो पुराने संस्कारों के मोहल्ले हैं वो आज भी वैसे के वैसे हैं। ये देख के मेरे को बड़ा ही अच्छा लगता है कि मैं दिल्ली का पैदा हुआ हूँ और दिल्ली 6 जो चांदनी चौक के आसपास का एरिया था वो खत्म हो चुका है। नहीं, दिल्ली आता था तो जब कानपुर 6 में पहुंच जाता था तो इनको एक तसल्ली सी मिलती थी कि अपने सब परिवेश में, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था दोनों कानपुर के और हाँ, वहाँ के परिवेश। वही चीज थी सेम। लेकिन दिल्ली में वो चीज खत्म हो गई है। कानपुर में आज भी लोगों में वो हंसी मजाक, वो सटायर, वो अपनापन आज भी है। ये मैंने फील किया है क्योंकि मैं कानपुर को एक तरह से भाई बरत रहा हूँ। आज की डेट में मैं वहां की सड़कों पे रहता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, मित्र बनाता हूँ, मित्रों के संग उठता बैठता हूँ, खाता पीता हूँ, सब कुछ काम करता हूँ। तो मैंने फील किया कि जो चीज हम दिल्ली में खत्म कर चुके हैं वो अभी कानपुर में जिंदा है। ये बात नहीं है कि कानपुर ने तरक्की नहीं करी, कानपुर बहुत तरक्की कर गया, मेट्रो चल रही है, सब कुछ हो रहा है। बहुत बदल गया। हाँ अब बहुत तो बदल शायद गया, लेकिन फिर भी जो आप कहेंगे कि परमठ पे, जब आप बचपन में आप बताते हैं परमठ पे आप रहते होंगे तो जो हलवाई होगा वो आज भी उसकी मिठाई उतनी ही स्वादिष्ट होगी। नहीं, अब शायद संभव न हो, सब बड़ा इधर कल्चर में जाके सब चीजें आज शोमैनशिप ज्यादा हो गई है। लेकिन हाँ, वो वहाँ की मिठाई, वहाँ की जलेबी, वहाँ का बर्फी होती थी, यहाँ मिल्क केक के नाम से बिकती है, तो वो वहाँ के, तो वो स्वाद ही नहीं आता है। या वहाँ की कचौड़ी या बनारस की कचौड़ी काफी कचौरी को बनारस से मिलता जुलता है, आनंदेश्वर मंदिर कचौरी की को तो वजह से। कचौरी को तो काक साहब खस्ते बोलते हैं वहां पे कानपुर में। नहीं, खस्ते। खस्ता अलग होता है थोड़ा, कचौरी और खस्ते में ज्यादा थोड़ा फर्क है। अब फर्क क्या, कचौरी भी उसको बोलते हैं, खस्ता जो थोड़ा गोल होता था उसमें। और एक मतलब बिलाना रोड पे जो मक्खन मिलता है वो उसके विषय में कुछ नहीं कहेंगे सर? अरे जो यार, होता अब था मक्खन मलाई। बुलाने देते हो, अब ऐसा है कि हम जा भी नहीं सकते हैं अब इतनी दूर, अच्छा, तो एंजॉय करो आप वहाँ पे, और फिर नहीं ससुराल मैं है तो वहाँ। वहां पे मिलिंद जी मैं आपको बता दूं, एक स्पेशल डिश होती है
वो झाग की तरह से होती है, बिल्कुल जैसे फेन होते हैं ना, झाग की तरह से, और मिठाई होती है। अच्छा। उसमें ही रबड़ी वगैरह के पीसीज होते हैं या मलाई के पीसीज होते हैं, उसे मक्खन मलाई कहते हैं। और वो ऐसे लकड़ी के चम्मच से ऐसे उसे केसर वेसर पड़ा होता है, उसपे खुशबू वगैरह और उसपे ड्राई फ्रूट्स वगैरह की थोड़ी बहुत जो वो होती है कटिंग जो है वो डाली जाती है जी। तो उसे मक्खन मलाई कहते हैं। अच्छा, वही चीज सेम दिल्ली में मिलती थी, उसका नाम होता था दौलत की चाट। अच्छा। मैं ये समझिए जब चौथी क्लास में पढ़ता था तब यहाँ दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में खास तौर पे, और दिल्ली के क्षेत्र में मुझे नहीं पता, जो चांदनी चौक के आसपास के गली मोहल्ले और जो गली कूचे थे वहां पे दौलत की चाट मिला करती थी। वो सेम यही चीज थी। अब दिल्ली में वो चीज खत्म हो गई। दिल्ली में किसी एक आध जगह कोई बैठता हो तो कह नहीं सकता मैं, बाकी दिल्ली में जो आजकल की जनरेशन है उनसे पूछो कि भी दौलत की चाट क्या होती है तो कहते हैं हमें नहीं पता क्या चीज होती है। वो सब अपने ये जो अपने आइसक्रीम वगैरह ये सब खाते हैं। लेकिन कानपुर में आज भी एक बाजार ऐसा है जहां पे दर्जनों आदमी खड़े होते हैं कि मैं ओरिजिनल हूँ, वो दूसरा कहता नहीं मैं ओरिजिनल हूँ। वहां पे दुकानें मतलब वैसे भी लगी हैं और परमानेंट दुकानें भी हैं उसकी मक्खन की। बढ़िया। अब एक तिवारी जी है उधर, उनका इस बार भारत आऊंगा तो आपके साथ घूमेंगे, पूरा कानपुर यात्रा करेंगे, वहां पर रहूंगा आपके घर में 10 दिन तो कम से कम रहूंगा ही। आप उसका इंतजाम करके रखिए अभी से। अरे साहब बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो आपको इस बार भी कहा था कि चलिए आप कानपुर चलिए, लेकिन आप वही और जगहों में बिजी थे। हाँ, नहीं नहीं, इसलिए दौरा थोड़ा सा टाइट था, लेकिन आपने 10 दिन का आपने 10 दिन का समय दे दिया है जी। ये पहले से न बताइएगा कि 10 दिन आ रहे हैं। नहीं, आऊंगा जरूर। अभी 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 पता है आपको पता है, मैं और श्याम जी दिल्ली में हम लोग घूम रहे थे, द्वारका में, दोनों बाजार के अंदर दोनों घूम रहे थे दोनों। जी। ये मिलिंद जी जो आए थे, हमारे एक मित्र हैं तिवारी जी हैं, प्रेम सागर तिवारी, दिल्ली में रहते हैं वो, द्वारका में। और इत्तेफाक की बात है कि मिलिंद जी जो थे उनका जो होटल में ठहरे थे वेलकम ग्रुप का, वो भी द्वारका में ही था और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था। तो मैंने अच्छा मौका देख के मैं सीधा तिवारी जी के घर पहुंच गया हमारे, और तिवारी जी के घर इनको बुलवा लिया था हमने। तो फिर हम लोगों ने बैठे उठे अपने मीटिंग करी, तो बड़ा अच्छा लगा कि देखिए हम इतने हजारों मील दूर हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं और एक दूसरे को स्पर्श कर पा रहे हैं, गले मिल पा रहे हैं, हाथ मिला पा रहे हैं जी। तो मिलिंद बड़ा जी, अच्छा आप फील। अमेरिका में कहाँ रह रहे हैं? अमेरिका में मैं फिलाडेल्फिया में। अच्छा जी। हमारा एक लड़का भी है वहां पे। अच्छा, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? जी, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अच्छा, न्यूयॉर्क में। और क्या करते हैं? आईटी में है। आईटी में, अच्छा। अरे बहुत बढ़िया। तो अभी जरूर उनका फोन नंबर भेज दीजिए, मैं जरूर फोन करूंगा। जीनोम में हम, मुझे फोन नंबर भेज दीजिए, मैं उनको जरूर फोन करूंगा। देखेंगे भेज देंगे। अच्छा, आपका एक फोन सवाल, नंबर हमारे पास, एक आपका फोन प्रश्न। नंबर हमारे पास है नहीं? जी जी हाँ, श्याम जी के पास है। एक प्रश्न मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसा हमारा दिनमान है यूट्यूब चैनल, और मैंने देखा है कि आजकल चैनल का महत्व बहुत कम हो गया, रेगुलर चैनल, सब लोग अपनी जानकारी जो है यूट्यूब चैनल से ज्यादा प्राप्त करते हैं। तो आप कोई यूट्यूब चैनल दूसरा है जो देखते हैं हर रोज? नहीं, कोई नहीं, जो सामने आ गया कभी कभी खोल दिया तो। कोई पसंदीदा भाई चैनल? ज्यादा टाइम डिवोट नहीं, आंखें आंखें नहीं काम करती हैं ज्यादा। अच्छा। बहुत ये अब अभी को एक कर्णवीर सिंह है, उन्होंने लिया था, काफी लंबा चौड़ा वो है इंटरव्यू था। तो पता नहीं कैसे यूट्यूब में कैसे एडजस्ट किया उन्होंने। पढ़े तो तमाम है, टाइम दूरदर्शन के हैं और तो तमाम, लेकिन उन्होंने कैसे मैनेज किया है। अब आपका तो शायद टाइम बार है कि कितना समय देते हैं आप? हम तो वैसे एक हफ्ते में 1-2-3 प्रोग्राम करते हैं, अब ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं हम। उसका सब देखिए, उसका प्रबंधन अभी चल रहा है, हमारी बातचीत चल रही है उसके बारे में। देखिए करिए तो
कोई सफल हो आप तो मुझे खुशी नहीं, होगी। अगर मेरा मेरा मिलिंद जी, मेरा सुझाव ये है जी कि अगर हम इसको निरंतरता या रेगुलर इसको एक दिन छोड़ के एक दिन करें या प्रतिदिन भी करें, जी तो इसका समय छोटा होता चला जाएगा। जी, हाँ वो तो होगा ही। दिन मान, यानी कि आज के ही दिन का सब कुछ अपना जो भी लेखा जोखा है वही देंगे। जी जी बिल्कुल। पिछली कोई हिस्ट्री नहीं, कुछ नहीं, आज क्या हुआ, आज इस पे ये करा। जी जी बिल्कुल, करते हैं वैसा, सोच विचार करके तो करते हैं। उसमें क्या है कि वो प्रासंगिकता भी है उसके अंदर, और दूसरा क्या है, हम भी प्रासंगिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि व्यंग्य चित्र कला जैसे आप कह रहे हैं कि सभी जगह से वो लुप्त होती जा रही है, और अगर उसको जीवित रखना है तो ऐसी चीजें इसमें से आप सामने, और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि पूरे विश्व में ये सबसे पहला प्रयास है कि जिसके अंदर करंट अफेयर्स और कार्टून दोनों को साथ में मिला गया गया। और भारत का तो पहला ही प्रयास है ही, लेकिन मुझे तो लगता है विश्व का ही पहला प्रयास होगा ये। तो धन्यवाद काक जी, आपसे मिलकर और आपसे बातचीत करके बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों से आपके व्यंग्य चित्रों के हम फैन थे, आपको देखते आ रहे थे, और आज आपसे बात करने का और आपसे बातें सुनने का मौका मिला। वो मेरा ये तो आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा ये तो आप जाने, अब बात तो हो ही गई। तो वही है, कार्टून हाथ से निकल गया और आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा कि वो फिर हाथ में नहीं रह जाता। तो इसी तरीके से आपको अच्छा लगा हो, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, आपने लोगों ने दोनों साथ में बात लेकिन करने काक के साहब, लिए। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा। अब ये कानपुर ने याद दिलाना नहीं, कानपुर नहीं बुलाऊंगा मैं, कानपुर मैं खुद आ जाऊंगा आपके पास, ऐसी कोई बात नहीं, कानपुर मेरा याद कहने का न दिलाना, याद न दिलाना। मैं गंगा ये कहना किनारा चाहूंगा कि शांति काक साहब से मैं ये जरूर विनती करूंगा कि अब वह अपने कुछ कार्टूनों से हमें जरूर अवगत कराते रहे। वैसे तो खैर मैं देखता हूँ फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आपके कार्टून मिलते हैं मुझे, और बकायदा मैं दिखाता हूँ, और अब हम अपने कार्यक्रम में निरंतरता में आपके कार्टून जरूर शामिल करेंगे। जी यार, वही मैं अंदर से कुढ़न सी पैदा होती, लज्जित हो जाता हूँ। एक अच्छे संपादक या पत्रकार, उन्होंने कहा आप डेट लिख लीजिए, परिप्रेक्ष्य लिख लीजिए और कार्टून के साथ साथ। अब वो सब संग्रह करने की कोशिश की, लेकिन अब ये 55-56 साल में क्रिएशन, हर दिन 2-1 कार्टून से नीचे नहीं हुआ, तो कम से कम 10,000 15,000 कार्टून तो बनाए ही होंगे, और कुछ भी संकलित नहीं है। 50-50 साल, 20-20 साल, 30-30 साल पुराने कार्टून लोगों के पास हैं। रेलवे बोर्ड में गया तो वहाँ के डायरेक्टर ने पूरा बंच दिया, वो भी पता नहीं कहाँ चला गया। तो क्या करना है इतना, अब एक सौभाग्य समझो या जो कुछ भी समझो, इतना थ्रस्ट रहा, जो कि हम कुछ मौजूदा चीजों परिस्थितियां चल रही हैं, जो मौजूदा परिस्थितियां चल रही हैं, इस पे जो आपकी काक दृष्टि है वो जरूर हमें देखने को मिलती रहे तो हमें बड़ा मजा रहेगा। बड़ा मुश्किल है, संभव नहीं है। मैं जानता हूँ, हमारे यहाँ पर मित्र हुआ करते थे, चाइनीज कार्टूनिस्ट थे। 105 अभी पिछले साल उनकी मृत्यु हुई। 105 साल के थे वो, और आखिरी दिन तक कार्टून बनाया करते थे। नहीं तो कार्टून है ही चीज ऐसी तो वो अब कार्टूनिस्ट हर एक होता है, खाली आप कार्टूनिस्ट नहीं है। एक सामान्य आदमी, आपका बच्चा भी, घर में बच्चा पैदा हुआ, वो भी कार्टून बनाना शुरू कर देता है। तो कार्टून नहीं, जो कुछ खींच रहा होता है कार्टून ही होता है। उसकी सब परिकल्पना में आदमी इस तरह होना चाहिए, तो उसी तरीके का आपको मानना पड़ेगा। तो कार्टूनिस्ट हाथ में पेंसिल है, पहले होता, अब होती नहीं, तो मोबाइल हो गया है, हाथ में होता ही नहीं पेंसिल कलम नहीं। तो अभी भी खींच रहा था, कुछ लाइन खींचती गई, तो वो हर लाइन, ये जो जिसका जिक्र कर रहे थे वो जेम्स थर्बर जी, नाम भूले, फ्रेड बैसेट, जिनका नहीं फ्रेड बैसेट वाला नहीं, थर्बर थे, तो बहुत बड़े पत्रकार थे। अब वो उनको
ऐसे ही कुछ स्केच किया होगा, पेन से खींचा होगा, और फिर उसको झाड़ू वाड़ू में पहुंच के वो डस्टबिन में पहुंच गया। और वो वहां पे कोई कल मैंने देखना जान के बारे में तो ये पढ़ने मिला, तो वहां पे किसी संपादक की निगाह पड़ गई, लाइन देखी, अब वो उठा के फिर उन्होंने पब्लिश करना शुरू कर दिया। तो फिर उनमें म्यूजिक था उन लेखाओं में, तो हर एक की लाइनें। और अब एक बार जो लाइन बना दें, एक कार्टून बनाया था मैंने, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, वो पंजाब में वो चल रहा था। फिर सोचो नजरिया, बूटा सिंह जो थे सरदार, बूटा सिंह चीफ मिनिस्टर, अब उसमें तन्मयता से हारमोनियम बजा रहे हैं मैं बड़ो और गा रहे हैं मुंह फैलाए। तो सोचा कि नजरिया में अब उसको रैश होता है दैनिक के लिए, हर दिन कार्टून बनाना जो दिमाग में आया, तो टाइम बार हो रहा था, तो जैसा बना वैसा भी। तो हमने कहा लाओ इसको दोबारा बना लें, नजरिया में संकलित करने। वो अपने संकलन में विनोद भारद्वाज ने संपादित किया था, रूपा एंड कंपनी ने पब्लिश किया था। अब रूपा कंपनी अंग्रेजी के प्रकाशक थे, लेकिन वो पहली बार 2 किताबें छापी, वो सब हमने शर्त रखी थी 10 रुपए से ज्यादा न रखा दाम, तो 15 रुपए में तो सब बिक गए। तो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने वो दोबारा खींच दे, अब खींचा तो उससे अच्छा तो बन गया, लेकिन वो भाव नहीं आ पाए, सर पटक डाला नहीं आ पाए। तो ये जो होता एक बार पहली बार बन गया वही सही होता है। हाँ, हर एक कार्टूनिस्ट होता है, कार्टूनिस्ट अगर अंदर से न हो तो आपको पूछे नहीं कोई, कार्टूनिस्ट की क्या जरूरत। तो कहीं ना कहीं कार्टून की ललक होती है अंदर, उस तरह का वो एक मूवमेंट होता है, वो एक मूवमेंट होता है सर, वो चला गया तो वो वापस नहीं आता। ये तो फैक्ट है। सही बात। तो बंद किया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी, काक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार काक साहब, नमस्कार मिलिंद जी, नमस्कार। both bearded personalities